डॉक्टर अभिलाषा, सहायक आचार्य इतिहास विभाग। आज दिल्ली सल्तनत की स्थापना की प्रक्रिया एवं स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत अपनी स्थापना के प्रारंभिक स्तर में एक पूर्णतः विकेंद्रीकृत राज्य रहा और इस विकेंद्रीकृत राज्य के रूप में जिस दिल्ली सल्तनत की उत्पत्ति हुई वह दो प्रक्रियाओं का परिणाम थी। तो जो प्रथम प्रक्रिया है उसमें अपन को केंद्रीय प्रशासन दिखाई पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ कि जो हिंदू अभिजात्य वर्ग है उसको तुर्की अभिजात्य वर्ग द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। इसका मतलब कि पहले की व्यवस्था जिसमें राजा, मंत्रिपरिषद व केंद्रीय हिंदू नौकरशाही को विस्थापित कर एक नवीन व्यवस्था को जन्म दिया जाता है जो त्रिकोणीय व्यवस्था थी। तो इसमें एक तो था सुल्तान, दूसरा था उलेमा व तीसरा था अमीर वर्ग। तो ये हो गए ना त्रिकोण, सुल्तान, उलेमा व अमीर वर्ग, और ये तीनों मिलकर केंद्रीय व्यवस्था को संचालित करते थे और प्रशासन को शरीयत के अनुसार चलाने का प्रयास किया गया। यही व्यवस्था राजस्व को जन्म देती है जो भारत में मुस्लिम संप्रभुता का आधार होता था। फिर केंद्रीय प्रशासन के नीचे प्रांतीय व स्थानीय शासन में भी हिंदू परंपरा की निरंतरता ही दिखाई पड़ेगी, जिसमें राय, राणा, खुत, मुकदम, चौधरी जैसे अधिकारी पूर्व की तरह मौजूद थे। तो केंद्रीय प्रशासन का एकमात्र लक्ष्य इनसे वार्षिक नजराने की प्राप्ति था, जिसे खराज कहा गया। एक अन्य धारणा में यह बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना इस्लाम एवं हिंदू के आपसी सीमा संघर्षों का परिणाम थी। तो यह एक दीर्घकालिक सांस्कृतिक संघर्ष है और इसी के परिणाम स्वरूप दिल्ली में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना होती है। तो इस सल्तनत का जो केंद्र है वो सुल्तान है, जो एक नवीन अवधारणा है। और इसने जो सुल्तान था इसने खलीफा से राजनीतिक अधिकार पत्र प्राप्त किया था। तो जहाँ खिलाफत तो है एक धर्म राज्य और सल्तनत है वह इसी का ही उत्तरोत्तर यानी क्रमशः एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में उभर कर सामने आएगा। तो ये तो थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना की प्रक्रिया। अब है दिल्ली सल्तनत के स्वरूप। तो दिल्ली सल्तनत का जो स्वरूप है उसको निर्धारित करने के लिए विभिन्न विचारकों ने अनेक मत व्यक्त किए हैं, जिनमें कुछ विद्वानों का मत है कि यह सामंतवादी या अर्ध सामंतवादी राज्य था। कुछ का मानना है दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक राज्य था और कुछ विद्वानों का ये कहना है कि यह एक सैनिक राज्य था। तो ये प्रमुखतः तीन मत व्यक्त किए गए हैं। तो पहले अपन जो इतिहासकारों का जो प्रथम वर्ग था जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को एक सामंतवादी या अर्ध सामंतवादी राज्य बताया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली सल्तनत सामंतवादी परंपरा की निरंतरता को ही प्रस्तुत करता है और यह है एक पदानुक्रम पर आधारित राज्य व्यवस्था है। तो इसमें सबसे शीर्ष पर था राजा या सम्राट, जिसको एक देवीय व्यक्तित्व का स्वामी बताया गया। फिर इसकी सहायता के लिए एक होती थी मंत्रिपरिषद। लेकिन अपन देखेंगे तो इन मंत्रियों का कोई विशेष कठोर श्रम विभाजन नहीं किया गया है। यहाँ पर जो राजा बनने का स्पष्ट नियम है वो है उत्तराधिकार का नियम। तो उत्तराधिकार के नियम में क्या होता था, जब सम्राट या सुल्तान की मृत्यु हो जाती थी उसके बाद में उसके ज्येष्ठ पुत्र को राज्याभिषेक द्वारा दैविक रूप से शासन करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता था। फिर केंद्रीय प्रशासन के नीचे सामंती प्रशासन दिखाई पड़ेगा। तो इसमें सत्ता बड़े बड़े राजपूत सामंतों को सौंप दी जाती थी और उन्हें उस क्षेत्र विशेष में सैनिक और न्यायिक अधिकार भी दिए जाते थे। और बदले में ये क्या करते थे, सम्राट या सुल्तान को वार्षिक भेंट प्रदान करते थे और ये बड़े जो राजपूत सामंत थे उनको राय, रावण, राणा आदि नामों से संबोधित किया गया है।
फिर इन बड़े सामंतों के नीचे कुछ छोटे सामंत होते थे, जो कई बार जैसे गांव के मुखिया हैं, राजस्व संग्राहक यानी जो राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी थे वो हैं, या अन्य पदाधिकारी हो सकते थे जैसे खुत, मुकदम, चौधरी आदि। ये क्या करते थे, ये जो बड़े सामंत होते थे जैसे राय, रावत, राणा, उनके अधीन थे। तो ये बड़े सामंतों को सालाना नजराना पहुंचाते थे, और फिर इनके जो छोटे सामंत थे उनके नीचे थे, सबसे निम्न इकाई पर वो थे किसान। तो इस जो ये पदानुक्रम था, पहले सुल्तान, फिर बड़े सामंत, फिर छोटे सामंत, और उससे निम्न इकाई पे थे कृषक वर्ग। तो ये स्पष्ट यही करता है कि दिल्ली सल्तनत का स्वरूप था वो एक सामंतवादी या अर्ध सामंतवादी राज्य का था। फिर जो दूसरा स्वरूप बताया है वो है इस्लामी राज्य, यानी कुछ विद्वानों के अनुसार दिल्ली सल्तनत एक इस्लामी राज्य है, और इसके अनुसार अल्लाह के शब्द ही राज्य की अवधारणा के आधार होंगे। तो अल्लाह के शब्द कुरान में व पैगंबरों के शब्द हदीस में संग्रहित हैं। तो इस प्रकार अपन देखें तो कुरान व हदीस जो इस्लामी राज्य था उनमें एक प्रकार से संविधान थे, और दारुल इस्लाम एक वैश्विक इस्लामी व्यवस्था थी। तो इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो भी राज्य उभर कर आएगा उसका विकास या प्रशासन कुरान व हदीस पर ही आधारित होगा। और ये जो इस्लामी राज्य है यह एक प्रकार का अर्ध लोकतांत्रिक राज्य दिखाई पड़ेगा, जहाँ किसी भी कीमत पर लोक हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकेगी, और शरीयत के अनुसार ही राज्य की नीतियों का निर्धारण एवं उनका कार्यान्वयन किया जाएगा। फिर जो तीसरा मत है वो है दिल्ली सल्तनत एक सैनिक राज्य था। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि दिल्ली सल्तनत एक सैनिक राज्य था, और तुर्की व्यवस्था की उत्पत्ति को इस्लामी राज्य व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोह बताया गया। तो इसमें क्या होता है, कुछ तुर्की सैन्य नायकों की उत्पत्ति होती है, और ये स्थानीय कबीलों को, जैसे कबीले हैं जैसे तुर्क, अफगान, खलाज, गुरिद आदि को सामूहिक रूप से खरीद लेते हैं। फिर इससे होता है गुलामों की उत्पत्ति होती है, और इन गुलामों को सैनिकों व प्रशासकों की तरह प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके पश्चात तुर्की सरदारों द्वारा विस्तारवादी नीति अपनाई गई। तो ये ईरान, अफगानिस्तान को जीतते हुए भारत पहुँचे, और भारत में तुर्की राज्य व्यवस्था के अनुरूप ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इस राज व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के जो कई प्रभावित क्षेत्र हैं वो एक सैनिक अधिपति द्वारा प्रशासित होते थे, जिसे इक्ता के नाम से भी जाना जाता था। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत एक अति विकेंद्रीकृत राज्य था, जिसमें सुल्तान के साथ इक्तादार कौन था, जो प्रांतीय शासक होता था, यानी सुल्तान के साथ इक्तादार मिलजुल कर सत्ता का सामूहिक उपभोग करते थे। तो दिल्ली सल्तनत के स्वरूप को अपन जो ये तीन मत व्यक्त किए गए हैं विद्वानों व इतिहासकारों के अनुसार, उनका अध्ययन करने के बाद में यही निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि दिल्ली सल्तनत के विकास एवं जो सल्तनत के जो सुल्तान थे उनकी बदलती नीतियों ने सल्तनत को समग्रता से जिस रूप में प्रस्तुत किया, उसमें यह एक केंद्रीयकृत सैन्य शासन या केंद्रीयकृत सैन्य शासित राज्य ही प्रतीत होता है।